हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। यह चैनल आपका स्टडी पार्टनर है, जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को एंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान के सैलिएंट फीचर्स के बारे में। भारत का संविधान एक कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल डॉक्यूमेंट है, जिसमें हमारे देश के गवर्नेंस के बेसिक रूल्स दिए गए हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें दुनिया के कई संविधानों के बेस्ट एलिमेंट्स को अपनाया गया है। तो चलिए इन फीचर्स को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पहला फीचर है दैट इट इज़ द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉम्प्रिहेंसिव, डिटेल्ड एंड लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ग्लोबली, एंड एट प्रेजेंट इट हैज़ 25 पार्ट्स, 12 शेड्यूल्स एंड 450 प्लस आर्टिकल्स। ओरिजिनली इट हैड 395 आर्टिकल्स। यानी कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इस कॉन्स्टिट्यूशन में शुरुआत में 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल्स थे, पर समय के साथ अमेंडमेंट्स के माध्यम से अब 450 प्लस आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स और 12 शेड्यूल्स हो चुके हैं। इसमें हर महत्वपूर्ण एस्पेक्ट को कवर किया गया है, चाहे वो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हो, फंडामेंटल राइट हो, डीपीएसपी हो या जुडिशियरी का फ्रेमवर्क। ये डिटेल इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि भारत जैसे डाइवर्स और कॉम्प्लेक्स देश में हर सिचुएशन को संवैधानिक दृष्टि से संभालना था। एक इम्पोर्टेंट बात, मैंने ये नोट्स एम लक्ष्मीकांत सर की इंडियन पॉलिटी पुस्तक के आधार पर तैयार किया है, ताकि आप इस विषय को एक स्पष्ट और विश्वसनीय रूप में समझ सकें। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगले फीचर की। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नेक्स्ट फीचर है दैट इट हैज़ ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। तो आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बोरोड फीचर्स फ्रॉम वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन सच एज यूके, यूएसए, आयरलैंड, कनाडा। स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ इट इज डिराइव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, while philosophical part is derived from American and Irish constitution, and the political part of it took from British constitution। तो देखिए, भारतीय संविधान को दुनिया के कई संविधानों से इंस्पिरेशन मिलती है। हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चरल पार्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से प्रेरित है, जबकि फिलोसॉफिकल पार्ट अमेरिकन एंड इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से प्रेरित है। अमेरिका से हमने फंडामेंटल राइट, जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशियरी जैसे प्रोविजंस लिए हैं, जबकि आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के प्रोविजंस लिए हैं, जबकि पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ और सिंगल सिटीजनशिप जैसे प्रोविजंस हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। फेडरेशन विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंटर का प्रोविजन हमने कनाडा से लिया है, जबकि रिपब्लिक स्ट्रक्चर और आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी का प्रोविजन हमने फ्रांस से लिया है। यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सभी अच्छे एलिमेंट्स को मिलाकर बनाया गया एक डायनामिक और प्रैक्टिकल डॉक्यूमेंट है। अब हम अगले फीचर पर नज़र डालते हैं, जो है ब्लेंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी। तो देखिए, स्पेशल मेजोरिटी इज नीडेड फॉर सम अमेंडमेंट्स व्हाइल सिंपल मेजोरिटी फॉर अदर्स अंडर आर्टिकल 368। यानी कि भारतीय संविधान में अमेंडमेंट के लिए एक बैलेंस सिस्टम एडॉप्ट किया गया है। कुछ प्रोविजंस सिंपल मेजोरिटी से बदले जा सकते हैं, जैसे कि सिटीजनशिप के रूल्स या लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स, जबकि कुछ प्रोविजंस के लिए स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत होती है, जैसे फंडामेंटल राइट्स या डीपीएसपी से जुड़े अमेंडमेंट्स। इस तरह का बैलेंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को डायनामिक बनाता है, जो डेवलपमेंट के साथ इवॉल्व हो सके। अब देखते हैं हमारा अगला फीचर क्या कहता है। तो हमारा नेक्स्ट फीचर है फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस। ये कहता है आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज फेडरल स्ट्रक्चर विथ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल पावर एंड इट इज़ यूनिटरी ड्यूरिंग एमरजेंसीज। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल और यूनिटरी फीचर्स को कंबाइन किया गया है। अगर हमारे देश के फेडरल फीचर की बात करें तो हमारे देश में सेंटर और स्टेट्स के बीच पावर का डिवीजन 3 लिस्ट में किया गया है: यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। और अगर यूनिटरी बायस की बात करें तो इमरजेंसी के समय सेंटर के पास हमारे देश में अधिक अधिकार होता है। गवर्नर स्टेट लेवल पर सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव होता है और हमारे देश का इंटीग्रेटेड जुडिशियरी और सिंगल सिटीजनशिप हमारे देश के यूनिटरी बायस को दिखाता है।
ये स्ट्रक्चर भारत जैसे वास्ट और डाइवर्स देश के लिए बहुत ज़रूरी था। तो चलिए अब हम अगले फीचर की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट फीचर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो चलिए इसे देखते हैं। तो द प्रोविजंस ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज इंस्पायर्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड द फीचर्स ऑफ दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आर रियल एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, बाईकैमरलिज्म एंड लीडरशिप ऑफ पीएम और सीएम। तो भारतीय संविधान ने ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया क्योंकि यह सिस्टम हमारे हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस के अनुकूल था। अब हम कुछ पार्लियामेंट्री कैरेक्टरिस्टिक को समझते हैं। पहला है नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। तो हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर रियल एग्जीक्यूटिव है जबकि प्रेसिडेंट नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। इसका मतलब है हमारे देश में प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड होते हैं जबकि रियल पावर्स पीएम के पास होती है। नेक्स्ट है कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है। बाईकैमरलिज्म का मतलब होता है पार्लियामेंट के पास दो हाउस होना, जैसे हमारे देश में लोकसभा और राज्यसभा। अब है लीडरशिप ऑफ पीएम और सीएम, यानी कि हमारे देश में रेगुलर इलेक्शन के माध्यम से प्रतिनिधित्व व्यवस्था का प्रावधान है। चलिए अब बात करते हैं अगले फीचर की। तो नेक्स्ट फीचर है सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी, यानी कि पार्लियामेंट्री लॉज आर सोवरेन व्हाइल जुडिशियल रिव्यू पावर विथ सुप्रीम कोर्ट। यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी और अमेरिकन जुडिशियल सुप्रीमेसी का कॉम्बिनेशन दिया गया है। पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी का मतलब होता है पार्लियामेंट नए कानून बनाने में स्वतंत्र है, जबकि जुडिशियल सुप्रीमेसी का मतलब है हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू का अधिकार है, जिसमें वो किसी भी कानून को संविधान विरोधी पाए जाने पर निरस्त कर सकती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के तहत प्रोसीज्योर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का प्रिंसिपल भी अमेरिकन इन्फ्लुएंस से लिया गया है। इस बैलेंस के जरिए कानूनी व्यवस्था और पब्लिक इंटरेस्ट में समझौता बनाया रखा गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट फीचर की तरफ। तो अब आता है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। And according to this, we have unified court system from Supreme Court to lower court. And independent judiciary ensures rule of law. यानी कि भारतीय संविधान एक सिंगल इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट जुडिशियरी को एस्टैब्लिश करता है। यहाँ पे इंटीग्रेशन का मतलब है कि हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट के अधीन पूरी जुडिशियरी आती है, जिसमें हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी शामिल हैं। जबकि इंडिपेंडेंस का मतलब है जजेस की अपॉइंटमेंट्स एक अलग प्रक्रिया से होती है और उनके रिमूवल के लिए स्पेशल पार्लियामेंट्री प्रोसीजर होता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियरी को फाइनेंशियल और ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस भी दी गई है ताकि वो सरकार के दबाव में ना आए। न्यायिक स्वतंत्रता भारत में रूल ऑफ लॉ को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। अब हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट फीचर को, जो है फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट सिटीजन्स लिबर्टीज एंड इट इज एनफोर्सिएबल बाय कोर्ट्स एंड इट कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग एमरजेंसीज एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हर नागरिकों को 6 फंडामेंटल राइट्स प्रदान करता है, जैसे कि राइट टू इक्वलिटी यानी कि समानता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स यानी अपने कल्चर को बनाए रखने और शिक्षा में अधिकार, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज यानी कि अपने अधिकारों के हनन पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील करने का अधिकार। और इन अधिकारों को इमरजेंसी के समय सस्पेंड किया जा सकता है एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। फंडामेंटल राइट हमारे यहाँ नागरिकों को कानूनी सुरक्षा कवच प्रदान करता है। तो चलिए अब हम देखेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के नेक्स्ट फीचर को। तो हमारा नेक्स्ट फीचर है डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी,
या राज्य के निर्देशक सिद्धांत। इसे आर्टिकल 36 से 51 में एक्सप्लेन किया गया है। तो चलिए इसे देखते हैं। तो DPSP इज नॉन जस्टिसिएबल गाइडलाइंस फॉर गवर्नेंस एंड इट इज इंस्पायर्ड बाय इरिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का उद्देश्य एक वेलफेयर स्टेट का निर्माण करना है। ये सरकार के लिए मोरल और इथिकल गाइडलाइंस जैसे होते हैं। इन्हें कोर्ट में एनफोर्स नहीं किया जा सकता, पर ये गवर्नेंस के महत्वपूर्ण लक्ष्य होते हैं। इन प्रिंसिपल्स में सोशल, इकोनॉमिक और इंटरनेशनल पॉलिसीज को सुधार करने के संकल्प दिए गए हैं, जैसे गरीब और पिछड़े वर्गों का अपलिफ्टमेंट, सामाजिक और आर्थिक समानता स्थापित करना। यहाँ पे नॉन जस्टिसिएबल गाइडलाइंस का मतलब है ये चीज़ें कानूनी रूप से कोर्ट में लागू नहीं की जा सकती। मतलब अगर कोई व्यक्ति इनका पालन नहीं करता तो कोर्ट उन्हें मजबूर नहीं कर सकता। अब हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट फीचर, जो है फंडामेंटल ड्यूटीज। तो फंडामेंटल ड्यूटी वाज एडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट in 1976, and here 11 duties is given for citizen to promote patriotism and unity। यानी कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से 10 मूल कर्तव्य संविधान में इंक्लूड किए गए और 2002 में एक और कर्तव्य ऐड किया गया, यानी कि टोटल हो गए 11। इसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता बनाए रखने के लिए, सामाजिक सद्भाव और भाईचारा को प्रोत्साहित करने के लिए, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गीत का सम्मान करने के लिए, प्रकृति और संवैधानिक संपत्ति का संरक्षण करने के लिए। ये ड्यूटीज सामाजिक समर्थन और राष्ट्रीय विकास में नागरिकों की भूमिका को समझने में मदद करता है। अब हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट फीचर, जो है सेक्युलर स्टेट। तो इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज नो ऑफिशियल स्टेट रिलीजन एंड इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल रिलीजन इज गिवन। यानी कि इंडिया का कोई ऑफिशियल धर्म नहीं है और यहाँ पे हर धर्म को इक्वल इम्पोर्टेंस मिलता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल पे 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा सेक्युलर वर्ड ऐड किया गया। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में और किसी भी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन पर रोक लगाया गया है। आर्टिकल 25 और 26 में हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, प्रचार करने और रिलीजियस अफेयर को मैनेज करने की फ्रीडम दी गई है। आर्टिकल 27 में कहा गया है कोई भी टैक्स किसी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए नहीं लगाया जा सकता। और आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड का कॉन्सेप्ट देता है। यानी कि इन शॉर्ट इंडिया एक ऐसा देश है जहां रिलीजियस फ्रीडम है, पर कोई भी रिलीजन स्टेट रिलीजन नहीं बन सकता। अब हम बात करेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के नेक्स्ट फीचर की। तो हमारा नेक्स्ट फीचर है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, यानी कि राइट टू वोट फॉर ऑल सिटीजन अबव 18 एंड नो डिस्क्रिमिनेशन इज बेस्ड ऑन कास्ट, रेस, रिलीजन, जेंडर, लिटरेसी etc। इसका मतलब भारत में 18 साल से ऊपर के नागरिक को वोट देने का अधिकार है। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने वोटिंग एज को 21 से घटाकर 18 कर दी। यहाँ पे कोई भी वोट कर सकता है, कास्ट, रिलीजन, जेंडर या लिटरेसी के बेसिस पर नहीं रोक सकता। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट फीचर की, जो है सिंगल सिटीजनशिप। तो इन आवर कंट्री सिंगल सिटीजनशिप फॉर ऑल इंडियंस अनलाइक द USA एंड इट एंश्योर्स यूनिटी एंड इक्वल राइट्स अक्रॉस द कंट्री। यानी कि भारत में सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट एडॉप्ट किया गया है, अनलाइक USA जहां डुअल सिटीजनशिप होती है। इसका मतलब चाहे आप कश्मीर में हो या कन्याकुमारी में, आप सबसे पहले इंडियन सिटीजन हैं। देश में यूनिटी बनाए रखने के लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इन शॉर्ट हम सब एक आइडेंटिटी के साथ जुड़े हैं, जो है इंडियन। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फीचर पे। तो हमारा नेक्स्ट फीचर है इंडिपेंडेंट बॉडीज। तो चलिए इसे देखते हैं।
These are constitutional bodies ensuring fair governance, such as Election Commission for free and fair election. Comptroller and Auditor General audits government accounts. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज बनाई गई है जो गवर्नेंस को फेयर बनाए, जैसे कि इलेक्शन कमीशन फ्री और फेयर इलेक्शन को इंश्योर करता है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल गवर्नमेंट के अकाउंट्स को ऑडिट करता है। यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आईएएस आईपीएस जैसे ऑफिसर्स को रिक्रूट करता है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट लेवल के ऑफिसर्स को इलेक्ट करता है। ये सब बॉडीज गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस से इंडिपेंडेंट होती है ताकि सिस्टम ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल रहे। अब हम बात करेंगे इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में, यानी कि आपातकालीन प्रावधान। तो आवर कॉन्स्टिट्यूशन परमिट्स इमरजेंसीज टू प्रोटेक्ट द नेशन इन आर्टिकल 352, इन 356 एंड आर्टिकल 360। आर्टिकल 352 describes about national emergencies, आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी एंड आर्टिकल 360 describes about फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो देखिए, अगर देश कभी क्राइसिस में आए तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इमरजेंसी प्रोविजंस प्रोवाइड किए हैं। हमारे यहाँ आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360 में इमरजेंसी का प्रोविज़न दिया गया है। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी के बारे में बात करता है, जिसे यूथ, एक्सटर्नल एग्रेशन या इंटरनल रेबेलियन पर लगाई जा सकती है। आर्टिकल 356 में स्टेट इमरजेंसी के बारे में बताया गया है और इसे तब लगाया जाता है जब स्टेट की सरकार फेल हो जाए। और आर्टिकल 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी को डिस्क्राइब किया गया है, जिसे आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाने पर लगाया जाता है। आप लोगों को मेरे साथ माइंड मैप के जरिए इंडियन पॉलिटी को पढ़ना कैसा लग रहा है, आप प्लीज़ कमेंट में बताएं। चलिए अब देखते हैं आज के हमारे नेक्स्ट फीचर को। तो हमारा नेक्स्ट फीचर है 3 टायर गवर्नमेंट। तो इन 1992 73rd and 74th Constitutional Amendment Act was added for local self-government. Part 9 describes about Panchayat, Part 9A describes about municipalities, while Schedule 11 and 12 define their powers. यानी कि 1992 में 73rd और 74th अमेंडमेंट्स के जरिए इंडिया में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। पार्ट 9 पंचायती राज के बारे में बात करता है, पार्ट 9 म्यूनिसिपैलिटीज़ को डिस्क्राइब करता है, जबकि शेड्यूल 11 और 12 में पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ के पावर्स डिफाइन किए गए हैं। हमारे यहाँ गवर्नेंस को लोकल लेवल तक ले जाने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन किया गया था। अब हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट फीचर, यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो 97th अमेंडमेंट प्रमोट्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज। वी हैव फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज। डायरेक्टिव प्रिंसिपल अंडर आर्टिकल 43B सेज टू प्रमोट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, while Part 9B define the structure and governance of cooperative societies. तो 97th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को प्रमोट किया गया। आर्टिकल 19 में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाने का फंडामेंटल राइट ऐड किया गया है। आर्टिकल 43 भी स्टेट को डायरेक्शन देता है कि कोऑपरेटिव सेक्टर को प्रमोट करे। पार्ट 9 भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग डिफाइन करता है। लोकतांत्रिक विकास के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए, कुछ लोग कहते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड है, यानी कि बाहर से लिया गया है। कुछ कहते हैं ये बहुत लंबा है और कुछ कहते हैं गांधी जी के विचारों से बहुत ज़्यादा दूर है। लक्ष्मीकांत सर के किताब में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्रिटिसिज्म के रिगार्डिंग 6 पॉइंट्स दिए गए हैं और वो 6 पॉइंट्स हैं: इट इज़ ए बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ ए कार्बन कॉपी ऑफ 1935 एक्ट, इट इज़ एन अन इंडियन और एंटी इंडियन, इट इज़ अन गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन, द साइज ऑफ इट इज़ एलिफेंटाइन एंड इट इज़ पैराडाइज फॉर लॉयर्स।
तो चलिए हर एक पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला आरोप है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड है। लोग कहते हैं ये तो बेग ऑफ बोरोइंग या पेचवर्क है, अलग अलग कंट्री से कॉपी किया गया है, जैसे यूएस से फंडामेंटल राइट, यूके से पार्लियामेंट्री सिस्टम और कनाडा से फेडरल स्ट्रक्चर। अंबेडकर जी ने इन क्रिटिक्स को रिप्लाई दिया कि फंडामेंटल आइडियाज़ तो हर जगह कॉमन है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के प्रिंसिपल यूनिवर्सल होते हैं, हमने कॉपी पेस्ट नहीं किया, हमने बेस्ट प्रैक्टिसेज को अपनाया और इंडियन कंडीशंस के हिसाब से मॉडिफाई किया। अगला आरोप ये था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का फोटोकॉपी यानी कि जेरोक्स कॉपी है। क्रिटिक्स ने कहा यह ब्रिटिश एरा एक्ट का एक नया वर्जन है जिसमें असली इंडिपेंडेंस की फील मिसिंग है। तो सोचिए दोस्तों, 1935 के एक्ट ने हमारे गवर्नेंस स्ट्रक्चर का स्ट्रॉन्ग बेस दिया था, उसके बिना हम सीधे जीरो से कैसे शुरू करते। हमारे फाउंडिंग फादर्स ने वो पार्ट्स रखे जो यूजफुल थे और बाकी रिवाइज किया, मतलब एक पुरानी मूवी का रीमेक लेकिन नए डायलॉग्स और नए ट्विस्ट के साथ। अब हम देखेंगे इस क्रिटिसिज्म के नेक्स्ट पॉइंट को। तो नेक्स्ट पॉइंट वाज अन इंडियन और एंटी इंडियन। क्रिटिक्स आर्ग्यूड इट डिड नॉट रिप्रेजेंट इंडियाज ट्रेडिशन and some viewed it as too westernized, neglecting Indian cultural values। तो कुछ लोग बोले ये कॉन्स्टिट्यूशन तो बिल्कुल अन इंडियन है, इसमें हमारी इंडियन कल्चर, वैल्यूज और ट्रेडिशन को इग्नोर किया गया, वेस्टर्न आइडिया ज़्यादा और इंडियन कल्चर कम। क्रिटिक्स का कहना था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ब्रिटिश सिस्टम का इन्फ्लुएंस दिखता है और हमारी सेंचुरीज ओल्ड संस्कृति को कम इम्पोर्टेंस मिली। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कहा हमने मॉडर्न डेमोक्रेसी को अपनाया, इंडियन वैल्यूज को इग्नोर नहीं किया, एक बैलेंस बनाया गया जैसे एक मॉडर्न फोन में ट्रेडिशनल रिंगटोन। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म था एन अनगांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सम क्रिटिसाइज्ड इट फॉर नॉट अलाइनिंग विद गांधीयन प्रिंसिपल्स लाइक डिसेंट्रलाइजेशन एंड विलेज बेस्ड गवर्नेंस। Gandhi emphasized Gram Swaraj, but the constitution focused more on centralized authority। तो नेक्स्ट शिकायत थी गांधी जी के ग्राम स्वराज, डिसेंट्रलाइजेशन और सेल्फ रिलायंट विलेजेस को इम्पोर्टेंस नहीं मिली। गांधी जी ने कहा था इंडिया की शक्ति उसके विलेजेस में बसती है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक नेशनल फ्रेमवर्क बनाया जो विलेजेस तक ले जाए। लोकल सेल्फ गवर्नेंस को पंचायती राज सिस्टम के थ्रू एम्पावर किया गया, मतलब असली में गांधी जी के विचार इनडायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में समाये हुए हैं, जैसे पनीर पराठा के अंदर भरा हुआ पनीर। अब हम नज़र डालते हैं इसके अगले क्रिटिसिज्म पे। तो नेक्स्ट क्रिटिसिज्म था एलिफेंटाइन साइज। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज कंसिडर्ड टू लेंथी एंड डिटेल्ड। It was criticized for being unnecessarily complex and cumbersome। तो आज के वीडियो के शुरू में हमने देखा था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। कुछ लोग बोले ये इतना लंबा और कॉम्प्लेक्स क्यों बनाया, लेकिन दोस्तों इंडिया जैसे डाइवर्स देश के लिए एक डिटेल्ड फ्रेमवर्क जरूरी था। हर कम्युनिटी, रीजन और सिटीजन के अधिकारों को कवर करना था। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इंश्योर किया कि कुछ भी धुंधला ना रह जाए। Last but not the least was Paradise for lawyers। Critics felt it was too legalistic with complicated language। Sir Jennings called it a lawyer paradise because of its litigation potential। And members like H.K. Maheshwari said it increased people's dependence on courts। यानी ये कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत लीगलिस्टिक है, डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में लिखा गया और लॉयर्स के लिए पैराडाइज बन गया। बात सही थी कि आम आदमी के लिए लीगल टर्म टफ हो सकती है, लेकिन डेमोक्रेसी को स्मूथली चलाने के लिए क्लैरिटी भी ज़रूरी थी। तो हमने क्रिटिसिज्म ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भी देख लिया। तो क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन परफेक्ट है? तो जवाब है नहीं। इसलिए अमेंडमेंट्स के थ्रू हम इसे बेटर बनाते जा रहे हैं, पर यह एक डेमोक्रेटिक, सेक्युलर और जस्ट इंडिया का फाउंडेशन है।
तो बंधुगण, आज हमने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 17 सैलिएंट फीचर्स को देखा और हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के क्रिटिसिज्म पे भी बात की। हमारा संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जो समय के साथ ज़रूरत के हिसाब से इवॉल्व होता रहा है। इस संविधान में हमारे देश के विकास और यूनिटी के सारे पहलुओं को ध्यान में रखा गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को समझना हमारा अधिकार भी है और ड्यूटी भी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये समझाया गया कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ डाउट रहा हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक कॉन्स्टिट्यूशन को समझिए और देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाइए। जय हिंद, वंदे मातरम।